हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, और साथ में लगी जो आपकी नोटिफिकेशन की घंटी है जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, उसको भी आप लोग ऑन करें, जिससे कि मैं कोई भी यहाँ से लेक्चर दूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स और मैथ्स के सीक्वेंस में प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मैथ्स में हमारी बुक है आर.एस. अग्रवाल, उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और साइंस में हम लोगों ने 2-3 बुक का कॉम्बिनेशन लिया है, एहसान बालाजी और अनहल पब्लिकेशन क्लास 10 की बुक, जहां से हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो लास्ट वीडियो में मेरे द्वारा आपको फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर था उसको डीप में कंप्लीट किया गया है कि हम लोग किस प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम लोग न्यूमेरिकल 4 नंबर के जो पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड पेपर में, उनको हमारे द्वारा खत्म किया गया है कि हम लोग किस प्रकार से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल हैं जो कि मिरर फार्मूले के द्वारा और मैग्निफिकेशन पर बेस्ड होते हैं, उनको किस तरह से इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों के द्वारा ये लेक्चर्स नहीं देखे गए हैं, जो कि बोर्ड पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाके वहां पर कंप्लीट उस चीज को सीक्वेंस में देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एकदम से चीजें जो भी डाउट होंगे या जो भी चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होंगी वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करूं जो चैप्टर है, तो उसका मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप उस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए दोनों में बस केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में इतना ही अंतर है। जब आप लाइट के रिफ्लेक्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे तो वहां पे जब आपकी लाइट जो भी आ रही थी वो उसी मीडियम से आ रही थी और उसी मीडियम में वापस जा रही थी। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि जो आपकी लाइट थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में सेम मीडियम में आ रही थी और सेम मीडियम में वापस जा रही थी। तो उस समय जो लाइट की स्पीड रहती थी उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता था, राइट। क्योंकि एयर में आई तो एयर में वापस चली गई, तो उस हिसाब से जितनी लाइट की स्पीड पहले एयर में थी उतनी ही लाइट की स्पीड अभी भी एयर में है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का केस होता है तो उस समय हमारा मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना है, क्या चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे मीडियम चेंज हो जाता है तो जो हमारी लाइट होती है वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट होने लगती है। रिफ्रैक्ट होने का मतलब होता है कि जो लाइट होती है वो जो भी हमारा सरफेस होता है जिससे स्ट्राइक करती है उसके आर पार निकल जाती है, उसको पार कर जाती है। तो जब कभी भी हमारी लाइट किसी भी सरफेस के पार निकल जाए और उसकी स्पीड में चेंज आ जाए ड्यू टू चेंज इट्स मीडियम, उस फिनोमेना को बच्चों लाइट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं बार बार जरूरत पड़ेगी यहां पे मीडियम से क्या मतलब है। तो फिजिक्स में लाइट को जो हमारे फिजिशियन थे उनके द्वारा लाइट को 2 मीडियम में चला के देखा गया। ठीक है, एक आपका जो मीडियम था उन्होंने रेयर माना और एक जो मीडियम था उसको उन्होंने डेंसर माना। इन दोनों चीजों का जो डिटर्मिनेशन होता है कि कौन मीडियम रेयर है कौन मीडियम डेंसर है, वो चूंकि लाइट पढ़ रहे हो तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि लाइट का केस जब भी चलेगा तो वहां पे जो हम लोग फिजिक्स में उस पर्टिकुलर ब्रांच का नाम ऑप्टिक्स देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो भी हमारे मीडियम्स थे उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी को डिटरमाइन किया। किसकी क्या डिटरमाइन किया, ऑप्टिकल डेंसिटी। और उन्होंने देखा कि जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम थी उनको उन्होंने एक दूसरे के कंपेयर में रेयर नाम दिया और जिसकी ज्यादा थी उसको डेंसर नाम दिया। जैसे फॉर एग्जांपल रेयर का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में कि जो आपके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होना चाहिए।
जैसे आपके अगर गैसेज और लिक्विड में बात करें तो आप लोगों ने बहुत मतलब अपने 6, 7, 8, 4th, 5th से पढ़ते चले आ रहे हो कि जो गैसेज के पार्टिकल होते हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल हवा में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फैले रहते हैं। लेकिन सॉलिड की बात करो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से जो उनके पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल रिगिड रहते हैं, बंधे रहते हैं अच्छी प्रकार से। तो अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं बेसिक तौर पे आप समझ पाओगे, तो जो गैसेज होती है उनकी सबसे कम होती है, लिक्विड की उससे ज्यादा होती है, सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है। जैसे मैं दो मीडियम लूं आपको समझाने के लिए यहां पर कि मेरे प्यारे बच्चों, एक मैंने एयर लिया और एक मैंने वाटर लिया, तो इन दोनों में कौन रेयर है कौन डेंसर है? तो आप कहोगे सर ये ऑप्टिकल डेंसिटी ठीक है एयर की कम होगी वाटर की ज्यादा होगी, तो एयर रेयर होगा वाटर डेंसर होगा। एयर गैस है और वाटर लिक्विड है। अगर अभी इसी में एक मीडियम वाटर लूं और एक मीडियम ग्लास लूं, अब देख पाओगे वाटर हमारा लिक्विड है, ग्लास हमारा सॉलिड है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। ये वाटर मेरा रेयर मीडियम होगा, ग्लास मेरा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, ये मीडियम का मतलब होता है। तो जब कभी भी लाइट पास करेगी एयर से तो आएगी लेकिन वाटर में घुस जाएगी, वाटर से तो आएगी लेकिन एयर में चली जाएगी। तो इस तरह से लाइट का हम लोग मीडियम बदलते हैं। और जब एयर से आएगी वाटर में जाएगी तो स्पीड, चूंकि यहाँ पे देखिए गैस था और यहाँ पे हमारा लिक्विड है तो स्पीड हमारी घट जाएगी। ठीक है, और जब ये हमारा उल्टा होगा, यहां पर वाटर में थी डेंसर में और रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप यहां देख पाओगे कि जैसे जैसे ये आप इधर जाते जाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट मेरे बच्चों डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे मीडियम डेंसर हो जाता जाएगा लाइट की स्पीड घटती जाएगी, और इधर की तरफ आप मूव करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट मेरे बच्चों इंक्रीजेज। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप रेयर टू डेंसर मीडियम जाओगे तो लाइट की स्पीड घट जाएगी, डेंसर टू रेयर मीडियम जाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। राइट, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो अगर हम लोग सिंपल सी बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करने की कोशिश करें कि एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो हमारी लाइट होती है दो मीडियम की वजह से बेंड हो जाती है। कैसे बेंड होगी, क्या बेंड होगी? अब जब लाइट की स्पीड घट बढ़ रही है तो जाना चाहिए वो किसी दूसरे पाथ में चली जाएगी, दूसरे पाथ में कैसे जाएगी उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सी जो डिफिनीशन होती है कि लाइट का एक ऐसा फिनोमेना जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो ये क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, बेंड हो जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। कैसे बेंड होती है, क्या बेंड होती है, इसके बारे में आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। देखा यह गया कि जब कभी भी हमारी लाइट, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा दो तरह से जाती है, एक हमारा रेयर टू डेंसर और एक हमारा डेंसर टू रेयर। बहुत ध्यान से समझना है। जब बच्चों रेयर से डेंसर जाती है तो लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ध्यान से सुन लीजिएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिएगा। और डेंसर टू रेयर जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन is goes away from the normal। चलिए, मैं एक ऐसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ले रहा हूं जिससे रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे ये मेरा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ध्यान से समझिएगा। इधर का मीडियम कुछ और है, इधर का मीडियम कुछ और है, दोनों मीडियम चेंज है। मैंने एक लाइट को मेरे प्यारे बच्चों इंसिडेंट किया,
इधर का मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा मीडियम रेरर है, इधर का मान के चल रहा हूं कि मेरा मीडियम डेंसर है, राइट। अब आप कहोगे कि सर अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में पास करती मूव करती तो ऐसे निकल जाना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे रेरर से डेंसर में जा रही तो लाइट की स्पीड चूंकि डिक्रीज की है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले जहां कहीं भी रिफ्रैक्शन दिखाना होगा तो सबसे पहले उस सरफेस में आपको नॉर्मल ड्रा करना होगा। तो नॉर्मल को मैंने पीछे रिफ्लेक्शन में बता चुका हूं कि उस सरफेस में आपको एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर की लाइन ड्रा कर देना है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पर अगर एक 90 डिग्री की लाइन खींचे तो यही तो हमारा क्या कहलाएगी, नॉर्मल। ठीक है, अब बताओ आई ऐसे जा रही थी ऐसे, लेकिन हमारा जो फिजिक्स का फिनोमेना कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कि जब ये रेरर टू डेंसर जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब बताओ जाना ऐसे चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है तो ये थोड़ा सा लाइट ऐसे निकलेगी। तो ये आपकी मेरे प्यारे बच्चों जो लाइट आप किसी सोर्स से निकाल रहे हैं उसका नाम हम लोग पीछे भी पढ़े हैं इंसिडेंट रे, और ये मेरी रे क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जो तीसरी डॉट डॉट लाइन है वर्चुअल तरीके की रे, इसको हम लोग बच्चों इमरजेंट रे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इमरजेंट रे के नाम से जानते हैं। तो जो लाइट का ओरिजिनल पाथ होता है जो कि हमको वर्चुअली दिखाई देता है, हम लोग वर्चुअली उसको समझते हैं, वो इमरजेंट रे होता है, और जो रियल का पाथ होता है उसको रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जानते हैं। सेम पैटर्न अगर हम लोग डेंसर से रेरर में पास करते हैं, बगल में मैं इसका भी डायग्राम बनाने की आपको कोशिश करूंगा, सेम चीज ध्यान से समझिएगा। ये जो मेरा मीडियम है मेरे प्यारे बच्चों डेंसर है, ये जो मेरा मीडियम है मेरे प्यारे बच्चों रेरर है। अब मेरी जो लाइट सोर्स से आ रही है वो डेंसर मीडियम से आ रही है। जब डेंसर मीडियम से आ रही है तो अगर आप बताओ यहाँ पे जो हमारा यहां से रिफ्रैक्ट करेगी, चूंकि ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जहां से रिफ्रैक्शन होगा, तो जब डेंसर से रेरर पास करती है तो क्या कह रहा है, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जाना तो हमको लाइट को ऐसे चाहिए इमरजेंट रे, अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन नॉर्मल इधर की तरफ है, लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाती है तो ये कुछ हमारी ऐसे भाग जाएगी डेंसर टू रेरर के केस में। ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। और ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सॉरी नॉर्मल तो 90, इमरजेंट रे क्या हो जाएगी, इमरजेंट रे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि किसे हम लोग लाइट जब हमारी मीडियम चेंज हो जाता है तो उस प्रकार से लाइट की जो स्पीड घट बढ़ जाती है, तो उसमें लाइट किस प्रकार से किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है जब वो रेरर टू डेंसर पास होती है और डेंसर टू रेरर पास होती है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। सेम पैटर्न पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक क्या होता है और इसमें लाइट कैसे चलती है हम लोग बहुत डीप में इसमें डिस्कशन करेंगे। जितना हमारे सिलेबस में है मैं बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप लोगों ने मिरर के केस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था लॉ में, यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन के केस में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉ बताना है तो उसके लिए ये जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग एक क्या ले लेंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लेंगे जिसमें से रिफ्रैक्शन हो पाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक को रेरर मीडियम बोल देंगे, एक को डेंसर मीडियम बोल देंगे। बहुत ध्यान से आपको समझना है। एक हम लोग इंसिडेंट रे ले लेंगे, इसका ये नॉर्मल खींच देंगे, और ये यूनिवर्सल है, चाहे लाइट आपकी रेरर टू डेंसर जाए चाहे डेंसर टू रेरर जाए, दोनों में बराबर होल्ड करेगा।
तो जब ये रेयर टू डेंसर जा रही है तो उस समय आप देख पा रहे होंगे कि इसको जाना ऐसे चाहिए था, अभी हम लोगों ने देखा जस्ट पीछे, लेकिन ये क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो ऐसे निकलेगी। बहुत ध्यान से आपको समझना है इस चीज को, ठीक है। इस रे का नाम क्या होता है, हम लोगों ने देखा इंसिडेंट रे, जो सोर्स से रे ऑफ लाइट आती है, रिफ्रैक्ट हो गई, ये रिफ्रैक्ट होके बाहर निकली, इसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसके बाद इसका नाम क्या होता है हमारा, इमरजेंट रे। हमने वहां पर भी देखा था बस वहां पे ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनती थी, लेकिन उसी मीडियम में वापस होती थी। ये हमारा क्या होगा बच्चों, नॉर्मल। छोटी छोटी बातें, जो हमारी सोर्स से लाइट आती है, जो कि हमारे किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगी, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और स्ट्राइक करने के बाद जो हमारी लाइट बाहर निकलती है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। जो वर्चुअल तरीके से हमको नजर आती है उसको इमरजेंट रे कहते हैं। जो हमारा इस सरफेस पर कोई भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स का मतलब था। अब इसके बाद जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल है उसके बीच का जो एंगल होता है, आप देख पा रहे हैं कुछ एंगल बनेगा, जैसे वहां पर था रिफ्लेक्शन में, इसको हम लोग किस नाम से बच्चों जानते थे कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार नीचे आप देखोगे ये हमारा नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ, जल्दी बताओ, रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई पूछे तो नॉर्मल से डिफिनेशन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इमरजेंस अगर कोई पूछता है आपसे तो आप ये बता दोगे कि ये जो एंगल होगा आपका नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का एंगल, उसको एंगल ऑफ इमरजेंस के नाम से जानते हैं। सारे टर्म्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एंगल ऑफ इमरजेंस जो होता है उसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है आई से होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतने हमारे इसमें टर्म्स थे जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यूज्ड होंगे। पहला जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो पहला नंबर का लॉ था वो सेम था जो वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप देख पा रहे होंगे कि जहां पे भी लाइट हमारी इंसिडेंट कर रही है वहीं से लाइट हमारी रिफ्रैक्ट कर रही है, और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन सरफेस पे लाई कर रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ होता है, राइट। दूसरे नंबर का जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है, वहां पे रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते थे, क्योंकि वहां पे मीडियम हमारा चेंज नहीं होता था। लेकिन यहां पे कहता है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी है, कभी भी किसी भी रेयर टू डेंसर लाइट जाए चाहे डेंसर टू रेयर जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनका साइन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लीजिए। किसके साथ लीजिए बच्चों, साइन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लीजिए। और ये तो साइन आई साइन आर बना, क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों, अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। दोनों का रेशियो क्या बनेगा बच्चों, साइन आई अपान साइन आर। तो जो इसकी वैल्यू हमेशा, चाहे लाइट रेयर टू डेंसर जाए चाहे डेंसर टू रेयर जाए, वो हमेशा आपको क्या वैल्यू देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ऑफ दीज टू रेशियो इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। और इस जो कांस्टेंट होता है, जब हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो जो हमारे साइंटिस्ट थे
स्नेल, उन्होंने इस चीज के बारे में डीप में स्टडी किया, इसलिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग उनके नाम पर स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पर आपको डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लिखा मिलेगा, तो कहीं पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मिलेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि दोनों पे सेम चीजें, दोनों ही डिस्कस करना है। पहला जो मैंने बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरे नंबर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन टेक्नोमेट्रिक रेशियो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन टेक्नोमेट्रिक रेशियो, और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो चीजें थी वो किसके द्वारा दी गई? हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट गिवन बाय द स्नेल, उनके नाम पर आज भी ये लॉ चलता है जिसको स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं। जब साइंटिस्टों ने इसके बारे में, जो हमारे फिजिक्स के थे, उन्होंने देखा कि ये क्या कांस्टेंट आता है, इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो कांस्टेंट है वो हमारी एक नई चीज निकल के आती है, और इस कांस्टेंट का नाम हम लोग बताओ क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ये कांस्टेंट निकल के आता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका कहीं पे सिंबल n लिखा जाता है, कहीं पे ये म्यू लिखा जाता है बच्चों, ठीक है, जो हमारा ये कांस्टेंट है। तो ओवरऑल हम स्नेल्स लॉ इतना ही दूर तक है। अब उसके बाद हम लोग आगे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारा ये कांस्टेंट मिला उसको हम लोग क्या नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको हम लोग म्यू या एन देते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? एन होती है। अब बच्चों को पता चलना चाहिए कि साइन आई अपॉन साइन आर एन है, एन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हम लोगों के द्वारा लाइट की स्पीड निकाली गई और दोनों मीडियम में देखी गई कि रेयर मीडियम में घट जा रही है, डेंसर मीडियम में बढ़ जा रही है। तो जो हमारी लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम सबसे मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग हमेशा रेयर मीडियम में उतना ही लेट करते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसके कोरेस्पॉन्डिंग डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स डिक्रीज कर रही है, इस जो वैल्यू को डिटरमाइन करता है कि कितने टाइम्स लाइट जो स्पीड की है रेयर से जब डेंसर में जाती है तो घट जाती है, या डेंसर से रेयर में जाती है तो कितने टाइम्स बढ़ जाती है, इसको फिजिक्स में एक नए कांस्टेंट के द्वारा बताया गया। उस कांस्टेंट का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये यहां पे तो बताया गया कि जो साइन आई अपॉन साइन आर की प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट होती है जिसका मान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब मैं बता रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये मतलब होता है कि जो हमारी लाइट की स्पीड है, चाहे रेयर से डेंसर जाए चाहे डेंसर से रेयर जाए, जब रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट की स्पीड कितने टाइम्स डिक्रीज करेगी, और डेंसर से रेयर जाएगी तो कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी। जो ये बताता है कि कितने टाइम्स बढ़ रही है कितने टाइम्स घट रही है, फिजिक्स में इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सिंपल सी डिफिनीशन होती है कि स्पीड ऑफ लाइट, मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यहां रेशियो कर लीजिए, रेशियो आप दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या जो मतलब निकल के आया आप देख पाएंगे, इज इक्वल टू क्या निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
जैसे ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फिक्स होता है, आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको बेस मानकर हमको जिस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट निकालना होगा, जैसे आप चाह रहे हो कि मैं ग्लास में लेके चल रहा हूं तो ग्लास में इससे कुछ कम आएगी, आप चाह रहे हो कि मैं वाटर में लेकर चल रहा हूं तो वहां भी इसकी स्पीड कुछ कम आएगी। कितने टाइम से कम हो रही है, इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमको जो इन दोनों का रेशियो बना उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μr से रिप्रेजेंट करते हैं। μr = C/V। जैसे मैं थोड़ा सा समझाने की यहाँ अपने बच्चों को कोशिश करूं कि अगर आप, जैसे कि आप देख पाओगे कि जो आपका मीडियम होता है, कौन सा मीडियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको मैं थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश करूंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि जैसे जो आपका बेंजीन होता है, वहां पे जो हमारी बेंजीन, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर बेंजीन नहीं सुना होगा तो मैं कोई दूसरा मीडियम ले लेता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे जो आपकी वाटर ले रहा हूं, ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर हम लोग वैक्यूम में देखते हैं इतना होती है, क्योंकि वाटर वैक्यूम की तुलना में डेंसर है तो वहां पे स्पीड इतना निकल के आती है। तो अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो ले लें तो हमारा जो कांस्टेंट आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 3/2.25 ये डबल जीरो लग जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 5 से कटेगा, 5 × 6 = 30, 0 हो जाएगा, 5 × 4 = 45 हो जाएगा, 5 12 जा 5 9 जा, और ये बन जाएगा 3 4 जा 3 3 जा 9। ये कितना बना, 4/3 बना। ठीक है, तो जो ये 4/3 आया, आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा कांस्टेंट था उसकी वैल्यू निकली। और इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो लाइट की स्पीड थी पहले समथिंग 4 में थी और कितने में आ गई, 3 में आ गई। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा रेडर था, नीचे डेंसर था, जैसे रेडर टू डेंसर गई तो आपकी लाइट की स्पीड क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। अगर इसका आप और सिंपल सा मतलब समझो कि 4/3 रेशियो किसका आया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आया, और ये नीचे क्या आया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आया। तो अगर आप इन दोनों का क्रॉस इंटू कर दो थोड़ा सा समझने का मतलब, तो इसका क्या मतलब आप समझोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर जो स्पीड ऑफ 3 × स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 4 × स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, 4 × स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब बताओ यहां से क्या मतलब निकल के आएगा कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालने की कोशिश करूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आप कहोगे कि सर ये निकल के आएगा लगभग 3/4 × स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर यहां से यह मतलब है कि जैसे आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कैलकुलेट किया, 4/3 कैलकुलेट किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपने कितना निकाला, 4/3। इसका यह मतलब है कि अगर किसी भी मीडियम जो कि वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 आ रहा है, तो उसका मतलब होगा कि जो वाटर की स्पीड वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी वो जो वैक्यूम में स्पीड की लाइट होगी उसका 3/4 होगी। ये इसका मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है। ठीक है,
और हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर और डेंसर मीडियम में, हमेशा डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा कि दो मीडियम थे, एक वैक्यूम था और एक हमारा यहाँ पे वाटर था, तो वाटर हमारा डेंसर था, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया, कितना आया 4/3, बिकॉज वैक्यूम में और वैक्यूम के साथ रेशियो लोगे तो वो एक परफेक्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वहां पे ना तो लाइट की स्पीड घटेगी ना तो बढ़ेगी, हमेशा लाइट की स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसर और रेयर दो मीडियम जहां कहीं भी होंगे वहां पे हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो हमेशा किस मीडियम का आएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, डेंसर मीडियम का। तो आप देख पा रहे होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है और उसको हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे आप पीछे देखे होंगे, वो जो दो चीजें थी, मैं थोड़ा सा डीप में अगर आपको बताने की कोशिश करूं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 2-3 फार्मूले से निकलता है। एक तो आपने देखा म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर देखा, अभी जस्ट मैंने बताया, और ध्यान से समझिए मैं बता रहा, एक म्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को मेरे बच्चों सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा कोई भी मीडियम होगा, वाटर, ग्लास, बेंजीन, कुछ भी होगा, उसकी स्पीड ऑफ लाइट हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बराबर सी अपान वी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों एंगल हैं। तो दोनों जब एंगल है तो इनकी यूनिट के बात में मैं बारे में बताना चाहता हूं, किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जब ये रेशियो में होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये कहना चाहता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो एक आपकी यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी मेरे प्यारे बच्चों यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो बात आप समझ पाए होंगे कि आप देख पा रहे हैं एंगल के केस में भी दोनों की जो एंगल है तो एंगल एंगल कैंसिल हो जाएगा, जो भी एंगल की डिग्री ले लो चाहे रेडियल ले लो, कुछ भी ले सकते, स्पीड में मीटर/सेकंड मीटर/सेकंड, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखिए कहीं पर चूंकि हम लोग देख पाते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सर यहाँ दो फार्मूले लिखे हैं, एक एंगल बेस्ड लिखा हुआ है और एक स्पीड ऑफ लाइट पर बेस्ड लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों दोनों से ही जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेम निकलेगा। अगर आप वाटर में लाइट को जो है एंगल के आधार पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश करो, कि अगर मान लो आपने किसी वाटर है ये मीडियम और यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट की है समथिंग एंगल पर और उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट किया और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट किया और साइन ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला और मान लो यहाँ स्पीड देखा कि स्पीड वाटर यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ मीडियम में आफ्टर रिफ्रैक्शन कितनी मिली उसको लिखिए, दोनों रेशियो ले लिए, 100% दोनों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ और आएगा यहाँ से कुछ और आएगा। तो कहीं पे एंगल बेस्ड अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग इस फार्मूले को लगाएंगे, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग इस फार्मूले को लगाएंगे टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। राइट, ओके। इसके बाद अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जाने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यूनिट के बारे में जाने। अभी भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं हुआ है, मैं कुछ और चीजें आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम, ठीक है, आपके पास एक रेयर मीडियम है मेरे प्यारे बच्चों और एक आपका कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, इसको आप 1 कह दीजिए, इसको आप 2 कह दीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की ये जरूरत है क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ही पूछे जाते हैं और ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि दो मीडियम मैंने बताया, किसी ने ये वर्ड बोला, लाइन समझिएगा ध्यान से, ठीक है, निकलेगा हमेशा डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium। एक लाइन इसने बोला
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जस्ट उल्टा, विथ रेस्पेक्ट टू बच्चों फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो जैसे कि हमसे कहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पे अब हमको पर्टिकुलर इसको रिप्रेजेंट करना होगा इन द टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसका मतलब होगा, ये तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, फर्स्ट मीडियम पहले लिखा जाएगा, सेकंड मीडियम बाद में लिखा जाएगा। इसका मतलब इससे लाइट हमारी इंटर कर रही है, इससे हमारी रिफ्रैक्ट कर रही है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बोलेगा तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होगा, 2μ1। हम लोग यहां मीडियम को बिल्कुल सेपरेट तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने जो लिखा है 1μ2, इसका मतलब होता है कि अगर आपको दोनों मीडियम है, दोनों का आपको अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और आप साथ में फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड का निकालना चाहते हैं या सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का निकालना चाहते हैं, तो उस समय जैसे मान लीजिए आपके पास वाटर है, ग्लास है, दो मीडियम है। अब आपको वाटर का स्पेशली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ग्लास का भी स्पेशली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, लेकिन आपको वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का फाइंड आउट करना है। मेरी बात समझिएगा, ये जो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का पता है वो एयर के रिस्पेक्ट में पता है, ग्लास का भी पता है एयर के रिस्पेक्ट में। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में स्पीड निकालना चाहता हूं, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का। तो उसका जो बेसिक सा मतलब होता है कि फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब होता है कि जो दूसरा वाला है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पहला वाला होता है बच्चों उसको नीचे लिखते हैं। यहां पे जो ये बाद वाला है उसके रेशियो को ऊपर लिखते हैं, जो पहले वाला है उसको नीचे लिखते हैं। हम एक न्यूमेरिकल लेंगे छोटा सा, वहां पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आपको किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, चाहे वाटर का चाहे वो ग्लास का, तो आपने बेस किसको माना, वैक्यूम को, स्पीड ऑफ लाइट माना, और वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकाल लिया, देन फिर ग्लास का निकाल लिया। लेकिन अगर अब आपको जो एग्जामिनर है वो ये कहना चाह रहा है कि आप वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का पता करो कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, एक तो आप जो है वाटर से ग्लास में लाइट इंटर करा दीजिए और दोनों की स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो वाटर हमारा रेयर मीडियम होगा, ग्लास डेंसर मीडियम होगा, दोनों रेशियो लिख लो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है आपको वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पता करने के लिए, जो वाटर का पता है ग्लास का पता है, तो इसमें ग्लास का जो आपका है उसको ऊपर ले लीजिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे ले लीजिए, दोनों रेशियो ले लीजिए, तो उसमें भी ये पता चल जाएगा कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। और अगर आप इन दोनों में रिलेशन देखने की कोशिश करें कि फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड का, सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का, 1μ2 और 2μ1 को, तो आप देख पाएंगे कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, μ2 अपॉन μ1 इंटू μ1 अपॉन μ2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू 1 है। ध्यान रखना है कि फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड का निकालोगे, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का, वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे, उनकी मल्टीप्लीकेशन को अगर आप करोगे तो हमेशा आंसर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपसे पेपर में कि अगर मान लो उसने कह दिया कि